तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी, पंक्ति में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर कारक में हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया था साफ साफ कि किसी भी कारक चिन्ह का और वाक्य में जो क्रिया हो उसका संबंध जिस शब्द से भी होता है वही आपका कारक कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी। अब यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए तो ये एक कारक चिन्ह है। ठीक। अब यहाँ पर ये पूनम क्या है, पूनम करता है। क्यों है? क्योंकि खीर खिलाने का कार्य जो कर रहा है वो कौन है? पूनम। तो यहाँ पर पूनम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि करता है। इसके बाद आयुष, आयुष कौन है? तो आयुष हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि कर्म। ठीक। पूनम आयुष को, ये जो कारक चिन्ह है इसका संबंध किसके साथ है? आयुष के साथ। पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी। ठीक। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर 100% कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्यों? कारक चिन्ह का संबंध किसके साथ है? कर्म के साथ है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कर्म कारक नहीं दिखेगा। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या डिसाइड करें, यहाँ पर कौन सा कारक हो सकता है? यदि यहाँ पर हम कर्ता बोलें तो कर्ता कारक भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसे। हमने आपको पहले भी अच्छे से समझाया है, जब कभी भी आपको किसी भी कारक की पहचान करनी हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वहाँ पर कारक चिन्ह का संबंध किससे है। यदि डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको ये पूरा जो वाक्य है इसके भाव में जाना होगा। भाव में कैसे जाना होगा? अब देखिए, पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी। ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो अधिकरण की बात की जाए तो अधिकरण में, पर, ऊपर, इस प्रकार का सेंस यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर अपादान की बात की जाए तो अपादान का अर्थ होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, जब अलग करने का भाव होता है तब वहाँ पर अपादान होता है। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंध की बात की जाए तो पूनम आयुष को खीर खिला रही है, लेकिन ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है कि पूनम आयुष की बहन है या माँ है या कुछ भी इस प्रकार से नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हमारा संप्रदान और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन ये संप्रदान ही हमारा सही आंसर क्यों होगा ये हमें समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कर्ता दिया जाता या फिर कर्म दिया जाता तो हम उसी को पुट करते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ संप्रदान ही दिया गया है। तो संप्रदान ही क्यों हो रहा है इसका, तो ये चीज़ समझ लीजिए। पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी। संप्रदान का कार्य क्या होता है? संप्रदान कारक वहां पर होता है जहां पर एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के लिए कोई क्रिया करता है, जो क्रिया की जाए वह दूसरे व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पूनम आयुष को खीर खिलाने लगी। अब खीर खिलाने का कार्य कौन कर रहा है? तो खीर खिलाने का कार्य जो कर रहा है वो कौन है? पूनम है, यानी कि वह क्या है? एक कर्ता है। ठीक। अब किसको खीर खिला रही है? तो वह आयुष को खीर खिला रही है। आयुष क्या है? यहाँ पर कर्म है। ठीक। तो पूनम जो क्रिया कर रही है वो किसी और के लिए कर रही है। जब क्रिया किसी को और के लिए की जाएगी तो वहां पर 100% संप्रदान कारक होगा। ठीक। तो आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पंक्ति में कौन सा कारक है? ठीक। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि अधिकरण है एक आपका सबसे पहला, दूसरा है आपका अपादान, तीसरा है आपका संबंध और चौथा है आपका संप्रदान। ठीक। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है ये। कैसे हैं? ध्यान से समझिएगा। अधिकरण, अधिकरण का क्या मतलब होता है? मैं, पर, ऊपर, इस प्रकार का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर अपादान, अपादान का कार्य होता है जब दो चीज़ें अलग हो रही हों। तो यहाँ पर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ पर अलग होने का तो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। और संप्रदान की बात की जाए तो संप्रदान क्या होता है? जब कोई क्रिया किसी के लिए की जाती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई क्रिया किसी के लिए नहीं की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा संबंध और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब संबंध कारक क्यों हो रहा है? 4 दिन की चांदनी, जो चांदनी है वो किसकी है? 4 दिन की। ठीक। फिर अंधेरी रात। अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पर संबंध कारक क्यों हो रहा है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखते हैं इसे। यहाँ पर है, आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला है आपका अधिकरण, दूसरा है आपका अपादान, तीसरा है आपका संबंध और चौथा है आपका संप्रदान। ठीक।
यहाँ पर आज भी दूध का दूध, पानी का पानी होता है। यदि अधिकरण की बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। अपादान, अपादान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर संप्रदान की बात की जाए और संबंध की बात की जाए तो संप्रदान जब कोई क्रिया किसी के लिए की जाती है तो ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा, संबंध। अब ऐसा क्यों होगा, सीधा सीधा ही देख लीजिए। दूध का दूध संबंध बताया जा रहा है का के द्वारा, पानी का पानी का के द्वारा इनका भी संबंध बताया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, पंक्ति में कारक की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपका संप्रदान, तो ये तो आपका वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा आपका अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी से अलग होता है। ठीक, अब इसके बाद बचा आपका संबंध। संबंध ऐसा यहाँ पर ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, लेकिन ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, सबसे पहला है आपका अपादान और दूसरा है आपका अधिकरण। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं हमारे। सबसे पहली चीज़, जब हमारे सामने कुछ लोग खड़े हों, उन लोगों में से माना हमने बोला कि ये लड़का सबसे ज़्यादा लंबा है, तो वहाँ पर वो अपनी लंबाई की विशेषता के आधार पर उनसे अलग हो गया। ठीक, तो वहाँ पर अपादान कारक हुआ। इसके बाद यदि बोला जाए इन लड़कियों में या इन लड़कों में ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, अब वो अपनी विशेषता के आधार पर उनसे अलग हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर हमने बोला था आपको, हमेशा ये थ्योरी वाली क्लास में भी अच्छे से बताया है, इन, एट, ऑन, ये प्रपोजिशन जहाँ कहीं भी फिट हो जाती हैं वहाँ पर आपका 100% क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक, अब इस वाक्य में आप देखोगे तो स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। यदि यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता कि ये आपका पहले नंबर पर रखा होता और अधिकरण आपका दूसरे नंबर पर रखा होता और बोला जाता कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो 100% हमें वही ऑप्शन टिक करना होता, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें, तो देखिए थ्योरी वाली क्लास में हमने आपको एक बात और बताई थी, जैसे कि हम याद करते हैं किसी भी किताब में आप देखोगे तो सीधा सीधा इसी प्रकार से लिखा होता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आपको हमेशा लाइन से ही दिखेगा, कभी भी ये लाइन आपकी इधर से उधर नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पर कर्ता है और दूसरे नंबर पर कर्म है और तीसरे नंबर पर करण है, तो हमेशा ये इसी प्रकार से रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी टीचर ऐसे भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका एक कारण है। हमेशा ही याद रखिए, यदि आपका कर्ता कारक एक वाक्य के अंदर कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है और करण कारक भी है, और तीनों ही उसने ऑप्शन में रख दिए हैं, तो आप 100% करण कारक ही लगाओगे और कोई नहीं लगा सकते। यदि वहाँ पर कर्ता कारक है, कर्म कारक है और यहाँ पर यदि दोनों ही ऑप्शन में भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको 100% कर्म ही लगाना होगा। यदि यहाँ पर पहला और तीसरा दिया हुआ है किसी भी वाक्य के अंदर, और यदि वहाँ पर उसमें ऑप्शन भी आपके ये दोनों रखे हुए हैं, तो आपको 100% करण ही लगाना होगा, क्योंकि हमेशा बाद में आने वाला ही हमेशा लगाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अपादान है। ठीक, अपादान के साथ साथ क्या है, अधिकरण भी है। तो अपादान पहले आता है या अधिकरण पहले आता है, अपादान होता है वो तो संप्रदान के बाद ही आ जाता है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपादान पहले आता है, अधिकरण बाद में आता है, तो हमें 100% अधिकरण ही लगाना होगा। ठीक, लेकिन यदि यहाँ पर हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि यदि हम यहाँ पर दो ऑप्शन को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर दोनों के लिए ही यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों सही हैं, तो वहाँ पर हमें दोनों को ही टिक करना होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, धीरा धुन गुनगुना रहा है, वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर धीरा धुन गुनगुना रहा है, इसमें अब कोई भी आपका कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कारक की पहचान करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका धीरा
दूसरा है आपका धुन, तीसरा है आपका धीरा धुन और चौथा है आपका गुनगुनाना। ठीक, हमने आपको हमेशा बताया था कि जब कभी भी कोई भी आपका वाक्य होता है तो वहाँ पर कारक अलग चीज़ होती है और कारक चिन्ह अलग चीज़ होती है। कारक चिन्ह वह होता है जो कारक की पहचान कराता है, लेकिन कारक क्या होता है? कारक वह होता है जिसका क्रिया से संबंध हो, कारक चिन्ह से संबंध हो या क्रिया और कारक चिन्ह दोनों से संबंध हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये पत्थर जो है इसका से संबंध है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? कारक चिन्ह हुआ और ये क्या हुआ? आपका कारक हुआ। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो धीरा धुन गुनगुना रहा है। अब यहाँ पर हमारा कोई कारक चिन्ह नहीं है लेकिन क्रिया तो है ना, गुनगुना रहा है। तो गुनगुना रहा है तो ये जो क्रिया है वो कर कौन रहा है? तो वो कर रहा है आपका धीरा कर रहा है। धीरा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये धुन क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। ये करता है, ये कर्म है। तो यहाँ पर यदि हमसे डायरेक्ट ये पूछा जाता कि यहाँ पर कौन सा कारक है और उसमें कारक वैसे दिए हुए होते तो वहाँ पर हम उसे लगाते कर्ता कारक। ठीक, लेकिन यहाँ पर हो कौन जाएगा? धीरा, क्योंकि धीरा ही यहाँ पर करता है। क्रिया को करने वाला कौन है? धीरा। ठीक, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धीरा। ठीक, इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। ठीक, चिपको आंदोलन जो था वो किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये आपका पर्यावरण में तो आपका पूछा ही जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहता है। ठीक, तो इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है कि रेखांकित का कारक बताइए। अब यहाँ पर रेखांकित का कारक पूछा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेखांकित जो शब्द है इसी का कारक क्यों पूछा गया है, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। अब यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? ये है ने। ठीक, अब यहाँ पर जो क्रिया किसके द्वारा की गई? सुंदरलाल के द्वारा की गई। तो सुंदरलाल क्या है? यहाँ पर करता है। ठीक, और यहाँ पर चिपको आंदोलन को चलाया था तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर उसने जी जो प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर ये लाइन जो खींची गई है, रेखांकित किया गया है इस शब्द को, तो इसी को जो किया गया है और इसी के बारे में पूछा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ही रखा हुआ है कर्ता कारक और हर कोई चिन्ह दिखता है और सीधा ही उसका संबंध इसके साथ हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है तो इसके साथ इसका संबंध है, यानी कि चिन्ह का जिसके साथ संबंध होगा और क्रिया जो कोई कर रहा होगा वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो इस वाक्य में 100% क्या हुआ? आपका कर्ता कारक हुआ। ठीक, कर्ता कारक हुआ, लेकिन हम यहाँ पर कर्ता कारक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसने रेखांकित के बारे में पूछा गया है। अब रेखांकित क्या है? कर्म है, तो हमें 100% कर्म ही लगाना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कर्म ही लगाना है हमें और यहाँ से हम रेखांकित इस प्रकार से भी हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों ही इसमें ऑप्शन में रहेंगे, तो यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों ही हमारे सही होंगे। यदि यहाँ पर अगर यहाँ से ये रेखांकित हमने हटा दिया है तो यहाँ पर आप चिपको आंदोलन को यानी कि कर्म को ही यहाँ पर पुट करोगे हमेशा। क्यों करोगे? जैसे कि हमने बताया कर्ता सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके बाद कर्म जो होता है वो दूसरे नंबर पर आता है, तो हमें दूसरे नंबर वाला ही हमेशा टिक करना होता है, पहले नंबर वाला हम कभी भी टिक नहीं करते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर रेखांकित भी किया गया है उसे और यहाँ पर कर्म कारक भी दिया हुआ है। कर्म कारक के साथ साथ कर्ता इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेखांकित दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, मेढक को पत्थर से मत मारो। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब वो रेखांकित ही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें आपको बताना है इस शब्द का संबंध जिससे होगा वही आपका कारक होगा। इस शब्द की हमें प्रकृति ढूंढनी है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका अधिकरण, दूसरा है आपका संबंध, तीसरा है आपका कर्म और चौथा है आपका करण। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम अधिकरण की बात करें तो मैं पर ऊपर ऐसा तो कोई यहाँ पर सेंस है नहीं। ठीक, अब इसके बाद संबंध की बात करें तो मेढक को पत्थर से मत मारो, तो यानी कि पत्थर और मेढक के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आता है एक कर्म आता है एक करण आता है। ठीक, यहाँ पर दो आते हैं। अब यहाँ पर यदि मेढक को पत्थर से मत मारो, यदि इसका संबंध देखा जाए तो इसका संबंध मेढक के साथ होता है और मेढक यहाँ पर क्या होगा? कर्म होगा। ये कभी भी आपका कर्ता नहीं होगा, ये आपका हमेशा कर्म होगा।
क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है, यदि आपने अंग्रेजी में पढ़ा हो तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि कर्ता हमेशा ही हाइड रहता है, और वहाँ पर 100% जो कर्ता रहता है वो क्या रहता है? यू रहता है। तो ये जो पूरा वाक्य बनेगा, इसमें जो कर्ता होगा वो आपका यू होगा, यानी कि तुम होगा। यहाँ पर जो बोला जा रहा है मेढक को पत्थर से मत मारो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेढक को पत्थर से मत मारो। क्या हो जाएगा? तुम मेढक को पत्थर से मत मारो। तो वहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तुम। तो वो हमारा यहाँ पर हाइड है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? आपका कर्म हुआ। तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। सबसे पहली चीज तो हमें ये मिली है कि यहाँ पर ये कर्म कारक है। ठीक, अब यहाँ पर पत्थर से मत मारो, यहाँ पर एक और कारक चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका संबंध किसके साथ है? पत्थर के साथ। मारने का जो क्रिया की जा रही है वो किससे की जा रही है? पत्थर से की जा रही है। और आपको 100% ये भी आप पता है कि यहाँ पर ये जो करण कारक होता है ये इसलिए होता है कि जब कोई क्रिया की जा रही है और किसी साधन के द्वारा की जा रही है, जब कोई क्रिया किसी साधन के द्वारा की जा रही है, उस क्रिया के करने का कोई कारण है, तो वहाँ पर आपका करण कारक भी होता है। अब यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही फिट बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पुट कौन सा करना है? तो आपको पता है कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद करण। तो करण तीसरे नंबर पर आता है, कर्म ये दूसरे नंबर पर, और कर्ता पहले नंबर पर। भले ये दोनों दिए हुए हैं लेकिन हमें इसी को पुट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर यही आता है। ठीक, अब ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक, अपादान कारक मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से किसी न किसी प्रकार से अलग हो रही हो। ठीक, तो यहाँ पर हमसे अपादान पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला है आपका बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। ठीक, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर 1 अप्रैल को परीक्षा होगी। ठीक, तीसरा है यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है, और चौथा है यहाँ पर राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। अब यहाँ पर हर कोई होगा हमेशा इसी आंसर को पुट करेगा कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, अगर हम यहाँ पर आपसे बोलें कि यहाँ पर हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है गंगा हिमालय से निकलती है, ये ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। अब आप यहाँ पर क्या कहोगे कि अब यहाँ पर अपादान कारक किसके अंदर होगा? सबसे पहला है बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। ठीक, दूसरा है आपका 1 अप्रैल को परीक्षा होगी। तीसरा है यहाँ पर चौथा वाला जो है वही तीसरा बन जाता है, तो राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। ठीक, अब यहाँ पर जब कभी भी आप अपादान की बात करोगे तो यहाँ पर अपादान रहेगा 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, ये आपका अपादान रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा? अब ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, जब कोई क्रिया किसी के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर करण कारक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका होना ही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए 1 अप्रैल को परीक्षा होगी। आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में एक प्रश्न देखा होगा, उसमें बोला जाता है कल से T20 मैच आरंभ होंगे। ठीक, तो कल से आरंभ होंगे जब कोई कार्य आगे आने वाले समय में हो रहा हो। और देखिए थ्योरी वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था, जैसे कि ये आपका समय है इस समय, अब इस समय हम जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक समय है जो कि आने वाला समय है। इस समय पर यानी कि जिस समय पर हम हैं उस समय पर हम इस समय के बारे में बता रहे हैं कि ये काम होने वाला है या ये काम होगा, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका सदैव ही अपादान कारक होता है। ठीक, अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी। अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी है और गंगा हिमालय से निकलती है ये ऑप्शन भी है, दोनों की दोनों ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा? तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आपके सही होते हैं, सॉरी जो एक से ज़्यादा जो ऑप्शन होते हैं वो आपके सही होते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें जब डिसाइड करने की बात आती है तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि वह जो ऑप्शन है हमारे उनमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ऑप्शन है वो हमें देखना होता है। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को परीक्षा आरंभ होगी, ये इतना ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन नहीं है अपादान के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो। इसके अंदर अपादान कारक है, ये बात तो 100% बिल्कुल सत्य है, लेकिन गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो वहाँ पर अलग होने का
पूर्ण रूप से सेंस मिलता है वहाँ पर। जब वहाँ पर अलग होने का पूर्ण रूप से सेंस मिल रहा है, जितना यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जितना परसेंटेज इसका है उससे ज़्यादा परसेंटेज इसका है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, उस आंसर को ही हमेशा टिक करते हैं। ठीक, हमेशा ही याद रखिए इस बात को। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहला है संप्रदान। जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा करण की बात की जाए तो करण यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी साधन के द्वारा। रमेश जयपुर से दिल्ली जाता है, या फिर यहाँ पर बोला जाता है कि कार से जाता है या बस से जाता है या ट्रेन से जाता है, तो वहाँ पर ये हमारा सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं होगा। संबंध की बात करें तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा अपादान होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ही अलग होने का भाव होता है। रमेश जयपुर से दिल्ली जाता है, यानी कि जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली यानी कि जयपुर से अलग हो रहा है, दिल्ली को जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा ही अलग होने का भाव है। यहाँ पर नेक्स्ट है, पीयूष ने राम को पीटा, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक, यहाँ पर कारक पूछा गया है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर पीयूष ने राम को पीटा। अब यहाँ पर देखोगे तो कर्ता और संप्रदान, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है कर्म प्लस संप्रदान, तीसरा दिया हुआ है करण और संप्रदान, सॉरी करण और कर्ता, और तीसरा चौथा दिया हुआ है कर्ता और कर्म। अब यहाँ पर आप देखोगे पीयूष ने मारा है, तो पीयूष कौन है यहाँ पर, पीयूष तो आपका कर्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहला तो कर्ता कारक हो गया। दूसरा राम कौन है, तो राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पर कर्म कारक और कर्ता कारक ये दोनों ही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता और कर्म, ये सही हो जाएगा।